सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप तरह तरह के इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते होंगे और कई बार ये इन्फ्लुएंसर्स आपको तरह तरह की सलाह भी देते होंगे, कई तरह का ज्ञान भी देते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये चेक करने की कोशिश की है कि आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर क्या उस क्षेत्र का रजिस्टर्ड या फिर सर्टिफाइड एक्सपर्ट है? क्या वो नॉन एक्सपर्ट तो नहीं है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हेल्थ और फाइनेंस के मामले में कई बार लोगों को दी गई गलत सलाह उनके जान पर भी भारी पड़ जाती है, उनकी कमाई पर भी भारी पड़ जाती है। और इसीलिए आस्की लेकर आया है एक नई गाइडलाइंस इनफैक्ट ये पुरानी है लेकिन इनको रिवाइज करके लाया गया है और इसमें हेल्थ और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के लिए डिस्क्लोजर को मस्ट कर दिया गया है। उनको डिस्क्लोज करना होगा अपनी क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन को भी, ताकि जो भी वो एंडोर्समेंट कर रहे हैं उसका उनको ज्ञान हो और वो उसके लिए सर्टिफाइड हो। इस पर हमने भी कई मर्तबा कई शोज़ किए और इस मुद्दे को कई बार प्रमुखता से हमने उठाया भी। और इसी का आप कह सकते हैं किसी कड़ी में अब ये नई गाइडलाइंस आई हैं। गाइडलाइंस वैसे पुरानी हैं, उनको रिवाइज किया गया है और अब इसमें हेल्थ और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के लिए क्वालिफिकेशन का डिस्क्लोजर ज़रूरी कर दिया गया है। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी आपको बनानी पड़ेगी। जो रेलेवेंट एंडोर्समेंट आप कर रहे हैं उसके हिसाब से आपके पास रजिस्ट्रेशन क्वालिफिकेशन है या नहीं, ये आपको साफ साफ बताना होगा। अगर इन्फ्लुएंसर BFSI स्पेस यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस के स्पेस में कंटेंट बना रहा है तो उसके पास मान्यता होनी चाहिए वैसा कंटेंट बनाने की। अगर स्टॉक मार्केट या किसी भी तरह के निवेश की सलाह दे रहा है मार्केट्स में तो उसके पास सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। हमने आपको कई बार बताया है कि सेबी रजिस्टर्ड अगर इन्फ्लुएंसर नहीं है तो किस तरह के जोखिम उसकी सलाह में होने चाहिए और हो सकते हैं, इसको हमने कई बार आपको बताया भी है। इसलिए रजिस्ट्रेशन नंबर होना बड़ा ज़रूरी है और इसके अलावा जो दूसरी क्वालिफिकेशंस हैं उनको भी आपको दिखाना होगा। फाइनेंस के विषय में अगर आप सलाह दे रहे हैं या कोई व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है तो उसके पास उससे जुड़ी हुई क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। मसलन CA है, वो CS है, क्वालिफाइड है या नहीं है, ये सब बताना होगा, ये जानकारी देनी होगी। ऐसे ही इंश्योरेंस में भी बहुत सारी ठगियाँ हो जाती हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी कोई बेच रहा है तो एडाई का लाइसेंस उसके पास होना चाहिए। इसके अलावा, इन सब बातों के अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात जो इन रिवाइज गाइडलाइंस में है वो ये है कि जो कंटेंट में रिस्क जो छुपा हुआ है, निवेश से जुड़ा वो जो रिस्क है, जो रेगुलेटर द्वारा पास किया गया जो रिस्क का पूरा डेफिनेशन है, उसका फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप पर कार्रवाई होगी। ये फाइनेंशियल रेगुलेटर जो तय किए हुए हैं रिस्क, उनको बताना होगा। फाइनेंस के स्पेस में बनने वाले हर कंटेंट में इन्फ्लुएंसर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मान्यता बताना ज़रूरी है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसके अलावा भी आजकल हम देख रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म नहीं है, अलग अलग तरीके से लोग कंटेंट को जनता तक पहुंचाते। तो इसमें भी कहा गया है कि कैसे कैसे किन किन मसलों में आपको कैसे कैसे अपना डिस्क्लोजर देना है। मसलन उदाहरणतः अगर आप इंफॉर्मेशन पॉडकास्ट के ज़रिए दे रहे हैं तो पॉडकास्ट में सारी जानकारी आपको शुरुआत में बतानी होगी श्रोताओं को। इसके अलावा अगर कोई वीडियो है, आप वीडियो बना रहे हैं या कोई वीडियो आप देख रहे हैं तो उसमें ओपनिंग रिमार्क्स में ही इन्फॉर्मेशन में बताना ज़रूरी होगा कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है और जोखिम वगैरह के डिस्क्लोजर भी आपको देने पड़ेंगे। एक और बड़ा चर्चित और बड़ा ट्रेंड करता हुआ ज़रिया है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का, वो है ब्लॉग। तो अगर आप ब्लॉग के ज़रिए किसी को सलाह दे रहे हैं तो आपको बिल्कुल शुरुआत में ही जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको शुरुआत में ही देनी होगी। इसके अलावा वीडियो या फोटो में अगर आप कोई जानकारी सुपर इम्पोज करके दे सकते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा, ये भी कहा गया है। आस्की, जैसा हमने आपको बताया कि पहले ही गाइडलाइंस इसमें ला चुका है, इनको रिवाइज किया गया है और हम सब जानते हैं कि आस्की की जो पहले से एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइंस हैं उनके तहत कोई भी कंटेंट है उसकी कैटेगरी आपको तय करनी ज़रूरी है, उसके बारे में दर्शकों को जानकारी देना साफ साफ ज़रूरी है। अगर कोई आपने प्रोफेशनल एंगेजमेंट के थ्रू लिया है, फाइनेंशियल एंगेजमेंट के थ्रू लिया है तो उसमें आपको ऐड या एडवर्टीजमेंट शब्द का इस्तेमाल करना ज़रूरी है ताकि लोगों को ये पता चल पाए कि जो कंटेंट वो देख रहे हैं, वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक है या नहीं है, ताकि लोगों को ऐसी स्कीम को लेकर पहले ही पूरी की पूरी जानकारी मिले। तो कुल मिला के एक आम आदमी के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए कोई भी प्रोडक्ट हो या सर्विस हो,
उसमें ये गाइडलाइंस मददगार साबित हो सकती हैं और कुल मिलाकर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा तय करती हैं ये गाइडलाइंस। थोड़ा और डिटेल्स में बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मनीषा कपूर जी जुड़ चुकी हैं, जो कि सीईओ और महासचिव हैं आस्की की। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मच अवेटेड ये रिवीजन था जो आप लोगों ने कर दिया है फाइनली। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं, आपको किस तरह के ऑब्जर्वेशंस मिल रहे थे, किस तरह की शिकायतें मिल रही थी, आप फाइनली इन गाइडलाइंस को आपने फिर रिवाइज किया। जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है इस पे चर्चा करने के लिए। तो जैसे कि आपने बताया कि ये मई 2021 में हमने ये गाइडलाइंस पहली लॉन्च की थी, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो देखिए, ये जो इन्फ्लुएंसर फील्ड है ये एक बहुत जल्दी जल्दी से बदलने वाली चीज़ है। इसमें हर दिन हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया नया आता है, तो इस पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखें तो पिछले 1.5-2 सालों में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी पोस्ट्स आ गई हैं जो हेल्थ के ऊपर लेके, आप ये खा लीजिए तो आपको डायबिटीज नहीं होगा, या मैंने ये किया तो मुझे ये तकलीफ दूर हो गई, और ये सीरियस तरीके की सलाहें हैं। और सेम वे जो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी है कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, आप इस टाइप की इंश्योरेंस आप निकालिए। तो ये सलाह तो ठीक है, पर अगर ये जो बोथ हेल्थ और वेल्थ, ये जो दो जिंदगी के काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, अगर ये इसमें हम एक्सपर्ट एडवाइस ना लेके किसी भी आम इंसान से अगर हम एडवाइस लें, तो शायद हमारा नुकसान हो सकता है, और हेल्थ और वेल्थ दोनों का नुकसान, सीरियस नुकसान होता है। तो इसलिए जो इस टाइप का हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, काफी इस टाइप के कंटेंट आ रहे हैं जो जो एडवर्टाइजमेंट्स के तौर पे हैं, जो एक प्रोफेशनल एंगेजमेंट लिया हुआ है, और उसमें हम बिना किसी क्वालिफिकेशन के हम बोल रहे हैं कि भाई आप ये विटामिन खा लो, और आप ये दवाई ले लो, और इससे ये डायबिटीज, इससे बीपी ठीक हो जाएगा, या आप इस चीज में निवेश कर लो। तो ये एक डेंजरस ट्रेंड बन सकता है। तो इसी को थोड़ा सा, हम ये नहीं कहते कि आप एडवाइस ना दो, अगर आप उस क्षेत्र में आप क्वालिफाइड हो तो आप जरूर दे दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। पर अगर आप क्वालिफिकेशन से आप कुछ और हो और आप दे रहे हो हेल्थ एडवाइस, तो वो कंज्यूमर्स के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो आपके लिए वो एडवाइस ने काम किया हो, पर अगर आपको क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर आप जैसे अगर आप डॉक्टर नहीं हो, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये हर केस में ऐसा होता है या नहीं, या इस चीज के क्या एक्सेप्शंस होते हैं, या किस कंडीशंस में ये सलाह शायद डेंजरस हो सकती है। सेम वे अगर फाइनेंशियल सर्विसेज में देखें, तो आप इस चीज में इन्वेस्ट कीजिए, उस चीज में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन आपके पैसे बढ़ने के साथ साथ आपके पैसे कभी कभी घट भी सकते हैं। ये एक जो फुल नॉलेज है, हालांकि मतलब एक फुल नॉलेज रादर देन हाफ नॉलेज, ये एक एक्सपर्ट ही दे सकता है, और एक एक्सपर्ट ही उन्हीं को पता है कि इस कोई भी विषय के बारे में सारे मुद्दे क्या हैं या सारे पर्सपेक्टिव्स क्या हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ये जरूरी था इस टाइप की एक और गार्ड रेल ये लाने। एब्सोल्युटली, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर जिन इन्फ्लुएंसर्स को हम फॉलो करते हैं या आम लोग फॉलो करते हैं, वो ये मान के चल रहे होते हैं कि इनके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द, उसके पीछे एक अथॉरिटी है, वो डोमेन एक्सपर्ट होंगे, वो जानकार लोग हैं, इसलिए वो जो कह रहे हैं उनका वजन मानते हैं लोग, उनको बहुत सीरियसली लेते हैं। इसीलिए दर्शकों तक, श्रोताओं तक, या जिस भी माध्यम से आप पहुंच रहे हैं, उन तक ये जानकारी जाना बड़ा ज़रूरी है कि जो सलाह आपको दी जा रही है, क्या वो क्वालिफिकेशंस रखते हैं या नहीं रखते हैं। अच्छा मनीषा जी, 11 अगस्त को ही डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक इन्फ्लुएंसर गाइडलाइंस को भी एक्सटेंड किया था, आपको भी हमने उसमें आमंत्रित किया था, और उसमें भी पेनलाइज करने की बात की थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत। क्या ये उनका एक्सटेंशन है, उनको कॉम्प्लीमेंट करती हुई चीज़ें, या कुछ अलग हैं? नहीं, जरूर कॉम्प्लीमेंट करती हैं ये चीजें, और हेल्थ के ऊपर जो ये हमने एडवाइजरी निकाली है और जो ये गाइडलाइंस निकाली हैं, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं, उसके उसको भी ऊपर आपने भी कहा। हाँ, वो अलग से वो भी गाइडलाइंस निकली हैं। जो हेल्थ गाइडलाइंस हैं वो लगभग सिमिलर हैं इन स्पिरिट, और जो ये फाइनेंशियल इश्यूज को लेके जो आप देखेंगे कि रिसेंट टाइम्स में सेबी ने भी इस मुद्दे को उठाया है बिल्कुल कि ये बिल्कुल। एक मैटर ऑफ कंसर्न है, कि कौन एडवाइस दे रहा है और किस टाइप की एडवाइस दे रहा है, कि वो क्वालिफाइड है या नहीं। तो ये डेफिनेटली एक मैटर ऑफ कंसर्न, पब्लिक कंसर्न है,
तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि सरकार भी और हम भी साथ साथ में मिलके काम करेंगे, और इस चीज़ को हर तरीके से इस चीज़ को हम पब्लिसाइज करें कि ये क्या सही है क्या गलत है। तो ये लॉन्ग टर्म में जाके एक इक्विटेबल जो है मैसेजिंग जाएगी, और जो करेक्ट मैसेजिंग है वो जाएगी बाहर। बिल्कुल, और ये बिल्कुल होना भी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, सेबी ने भी एक्शन लिया है। इनफैक्ट फाइनेंशियल जो इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं रातों रात, उस पर जी बिजनेस ने कई सालों से एक मुहिम भी चलाई है। हमने बाकायदा इस पर एक सीरीज़ भी चलाई थी, उसका संज्ञान सेबी ने भी लिया है, आस्की ने भी समय समय पर उसका संज्ञान लिया है, और एक कॉन्क्रीट अब गाइडलाइंस हमारे पास आई हैं जिसमें क्लियर कट बताया जा रहा है कि नॉन एक्सपर्ट से एडवाइस लेने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और उसमें कंज्यूमर का सेफगार्ड कैसे किया जा सके। एक सवाल जो मनीषा जी बार बार उभरता है, और हम जब कभी भी इस तरह की बातें करते हैं तो हर कोई हमसे पूछता है कि व्हाट इफ अगर उल्लंघन कर दिया तो उन पर सजा कैसी होगी? क्या वो डिटरेंस आएगा सिर्फ गाइडलाइंस आने से? क्या वो काम चल पाएगा, या वो डिटरेंस भी ला रही हैं ये गाइडलाइंस जो रोकें, जो बताएं कि अगर ऐसा किया तो सजा भी मिलेगी? देखिए, जो कोई भी एडवर्टाइजिंग रेगुलेटरी एक सिस्टम होता है उसके अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो जैसे हम एक मान लीजिए कि जो एस्की है ये फ्रंट लाइन लेवल है, जो फर्स्ट लेवल आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर हमें शिकायत करते हैं या हम खुद भी ये एड्स अपने सर्वेलेंस के द्वारा पिकअप करते हैं, तो हम चाहते हैं कि एक वॉलंटरी कंप्लायंस हो जाए। जो आप मतलब कि हमने आपको बताया ये प्रॉब्लम है, डेफिनेटली आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकते हैं उसमें, और ये जूरी के पास जाता है। फिर जूरी जो एक रिकमेंडेशन देती है उसको आप वॉलंटरली मान लीजिए। अगर कोई उसको वॉलंटरली नहीं मानता है, तो फिर हम उस चीज़ को गवर्नमेंट को एस्केलेट करते हैं, या गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं कि ये ऐसा-ऐसा ऐड है और ये ऐसी पोस्ट हमने देखी है जो हमारी जूरी में आफ्टर सारी दोनों साइड्स को सुन के और कंप्लेंट को पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके हमें हमारा ये नतीजा निकला है, हमारी ये रिकमेंडेशन है। पर हम देख रहे हैं कि ये जो एडवर्टाइजर है या इन्फ्लुएंसर है ये इस चीज़ को मान नहीं रहा है। तो आप देखिए, जो गवर्नमेंट का लॉ है और जो एस्की का गाइडलाइंस है, तकरीबन 19-20 फर्क है, पर तकरीबन सेम प्रिंसिपल पे ऑपरेट करती हैं। तो ये हम बोल सकते हैं कि जो एस्की की गाइडलाइंस को जो नहीं मान रहे हैं, वो उसका हाई चांस है कि वो लॉ को भी ब्रेक कर रहा है। तो जो लॉ को इसलिए हम वो एस्केलेट करते हैं गवर्नमेंट को कि अब आप एक्शन लीजिए। रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं, कई मान जाते हैं फटाफट पर बार-बार वही चीज़ करते हैं। तो मतलब हम ये जान सकते हैं कि उनकी ये नियत नहीं है कि वो इस चीज़ को ठीक से वो अप्लाई करें। तो वो भी केसेस हम गवर्नमेंट को भी एस्केलेट करते हैं, अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ को एस्केलेट करते हैं। हम अपनी वेबसाइट पे भी ये केसेस की जो लिस्ट होती है नॉन कंप्लायंट एडवर्टाइजर्स और इन्फ्लुएंसर्स की, वो भी डालते हैं। तो ये अलग-अलग तरीके हैं। बिल्कुल। तो पहला तरीका ये है कि आप वॉलंटरी कंप्लायंस लो, क्योंकि वो जल्दी हो जाता है और उसमें कुछ टैक्स पेयर का पैसा नहीं लगता है। एक बार पर यस, डेफिनिटली जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, 90% केसेस हमें वॉलंटरी कंप्लायंस मिल जाता है। जो 10% केसेस हैं वो गवर्नमेंट डेफिनिटली स्ट्रिक्ट एक्शन ले, तो ये पूरा सिस्टम एक तरीके से बहुत अच्छे से काम करेगा। एब्सोल्युटली, और बिल्कुल ये होना भी चाहिए, और गवर्नमेंट भी हमेशा से मेरे ख्याल से इस पक्ष में हमेशा रही है कि पहले सेल्फ रेगुलेशन आ जाए। ऐसा ना लगे कि सरकार डंडा लेके बैठी हुई है और आपको बिजनेस करने से रोक रही है। तो इसलिए सेल्फ रेगुलेशन का ही एक बड़ा महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है आज की। जब बात सेल्फ रेगुलेशन से नहीं आती है तो स्वाभाविक रूप से जो दूसरा चरण है उसमें तो सरकार के पास जाएगी। अब जाते जाते बड़ा संक्षेप में थोड़ा सा बता दें, जो आम व्यूअर्स जो आस्की के बारे में नए होंगे, जो नहीं समझ पा रहे हैं, आस्की तक वो कैसे पहुंच सकते हैं और आप लोग कैसे फिर चीज़ों को आगे ले जाते हैं? जी, थैंक यू। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा। और तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.askionline.in, या एक सरल तरीका और है कि आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7710012345। तो आपको अगर कोई भी विज्ञापन दिखे जो आपको लगे कि ये सही नहीं हो, और सही से हम क्या बोलते हैं कि वो भ्रामक ना हो, वो ऐसे क्लेम्स ना बना रहा हो जो हमें लगे कि ये हो ही नहीं सकता। अगर आपको शंका है तो आप हमें लिखिए, हम उसकी जांच पड़ताल करेंगे। ठीक है। दूसरा है कोई विज्ञापन जो अश्लीलता को दिखाता हो या कोई बहुत ही ऑफेंसिव चीजें दिखा रहा हो, उस विज्ञापन के अगेंस्ट भी हम कंप्लेंट्स ले सकते हैं। और तीसरा ऐसा है कि जो विज्ञापन किसी हार्मफुल चीज को बढ़ावा दे रहा हो, जैसे आप समझिए बच्चे हैं,
उनको बोल रहा है कि आप इधर से कूद जाइए, आप उधर से कूद जाइए, या पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कीजिए। तो उस टाइप के विज्ञापन जो कोई हार्मफुल सिचुएशन को प्रमोट कर रहा है, उसके खिलाफ भी आप हमें कंप्लेंट लिख सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, आप हमें विज्ञापन का या लिंक भेज सकते हैं या उसके स्क्रीनशॉट्स भेज सकते हैं, और आपको उस पे क्या आपत्ति है वो आप हमें लिख भेजिए। उसके बाद हम संभाल लेते हैं, हम उस एडवर्टाइजर को लिखते हैं, उनसे एक मांगते हैं कि ये भाई आपका विज्ञापन कंप्लेन में आया है, आप इसकी बताइए कि आपकी क्या जस्टिफिकेशन है इस बारे में। वो अगर जस्टिफिकेशन, कभी कभी तो एकदम से ही मान जाते हैं कि नहीं हमारे से गलती हो गई, वो इमिडिएटली विड्रॉ करते हैं। अगर वो कुछ जस्टिफिकेशन देते हैं तो वो हमारी जूरी के पास जाता है। अब हमारा जो एक पोर्टल है, जो कंप्लेंट्स पोर्टल है, उसमें आपका जो कंप्लेंट्स नंबर है वो आपको ये भी बताता है कि आपकी कंप्लेंट कहाँ तक पहुंची। एडवर्टाइजर के पास पहुंच गई, एडवर्टाइजर का रिस्पॉन्स आ गया है, अब जूरी के पास गई है। और जो सिंपल केसेस हैं वो 2 हफ्ते में हम रिजॉल्व कर लेते हैं, जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं वो कभी कभी 5 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। पर एक काफी स्पीडी रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है ये। जब आप देखते हैं कि आप कोर्ट वगैरह जाइए तो कई चीजों में महीनों और साल लग जाते हैं। इसका हम आपको एक फर्स्ट लेवल रेजोल्यूशन दे देते हैं काफी जल्दी। और ऑफ कोर्स उसके बाद अगर आइदर पार्टी या एडवर्टाइजर या कंप्लेनेंट उनमें से कोई भी खुश नहीं हो तो एक अपील्स मैकेनिज्म भी है, और कोर्ट्स आर ऑलवेज देयर। सो पर ये एक फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन हो जाता है कि जिसमें अगर 90% प्रॉब्लम्स इसी तरीके से सॉल्व हो जाएं, बिल्कुल, तो जो कोर्ट्स हैं और गवर्नमेंट है वो उन 10% पे फोकस कर सके जिसमें वाकई में एडवर्टाइजर की, हम बोल सकते हैं एक तरीके से नहीं है नियत इस चीज को ठीक करने की, या उस पर डेफिनेटली एनफोर्समेंट ही काम कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस तरह से आस्की काम करता है और एक आम आदमी आस्की तक कैसे पहुंच सकता है। आई एम श्योर ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को मिली होगी, उनका ज्ञानवर्धन हुआ होगा, मुद्दे को भी समझा होगा उन्होंने, और किस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल एनवायरनमेंट बनाने में आस्की अपनी भूमिका निभा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऐसे ही काम करते रहें, बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपसे इंटरेक्शन करके। थैंक यू सो मच।